हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम करेंगे एचपीएससी पीजीटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका पीडीएफ का सॉल्यूशन के साथ मैं आपको ये पेपर करवाऊंगी पीजीटी इंग्लिश का, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर हमारा एक ही हुआ था तो उसी से हम पता कर सकते हैं कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा रहने वाला है और क्या क्या टॉपिक हमें अच्छे से तैयार करने हैं। जो भी टॉपिक इसके अंदर दिए हुए हैं मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपके लिए, तो उसके लिए मेरे को टाइम लगा है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपको फास्टली करवाऊँगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। कोशिश करूँगी कि 2 पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूँ इसको। विच ऑफ दीज रिपोर्ट्स इज़ रिटन बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट से पहले के स्टार्टिंग से पहले कौन सी रिपोर्ट लिखी जाती हैं? तो फीजिबिलिटी रिपोर्ट कोई भी न्यू प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले लिखी जाती हैं। देखो, पीरियोडिक रिपोर्ट, ट्रबल रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट में एक लेक्चर लेके आऊँगी सेपरेट, उसके अंदर आपको करवाऊँगी कि ये रिपोर्ट क्या होती हैं। अभी जो साक्ष्य रिपोर्ट बोलते हैं हिंदी में फीजिबिलिटी रिपोर्ट को, यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी भी योजना या परियोजना को शुरू करने से पहले उसकी संभावना और चुनौतियों का विस्तृत मूल्यांकन प्रदान करता है। यह निर्णय लेने में सहायता करती है और परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करती है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रिपोर्ट। रिपोर्ट का कौन सा पार्ट है? एब्स्ट्रैक्ट। देखो, ग्रीटिंग दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, रिज्यूम दिया हुआ है, क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट, ये आएगा आपका। अगर आपको कौन सा भी क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करना है तो आपको ये ऑप्शन लगा देना है, थर्ड वाला यानी ई वाला। तो एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट ऐसी हैं, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है जो रिपोर्ट का पार्ट है। ये भी मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी, ये रिपोर्ट कौन कौन सी होती हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसमें करवाऊंगी तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल आर्टिकल। अब आर्टिकल डालना है। वी हैव कैलिप्टस ट्री इन आवर गार्डन। देखो, ये जो वर्ड है वो किससे शुरू हो रहा है? यू से। यह की साउंड आ रही है और यह के लिए हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल ए लगाते हैं, तो आर्टिकल ए आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है फिलिंग दी ब्लैंक्स विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन डालनी है आपको, प्रीपोजिशन का टॉपिक आपको करके ही जाना है। वेयर डिड यू, मैंने भी अपने लेक्चर में करवाया हुआ प्रीपोजिशन, आप चाहें तो देख सकते हैं। वेयर डिड यू बाय दैट ब्यूटीफुल नेकलेस। अब इस यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगी आपकी फ्रॉम, यानी ऑप्शन ए। एट, इन, फॉर, ये सब आपकी दी हुई थी। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, ही ड्रो हिज कार, फिलिंग द ब्लैंक्स द गार्बेज। तो इसके अंदर आएगा ही ड्रो हिज कार इनटू द गैरेज। सॉरी, ये गैरेज था भाई। ही ड्रो हिज कार इनटू द गैरेज, तो इनटू आएगा इसके अंदर। चार ये ऑप्शन दिए तो ऑफ दिया हुआ था इसके अंदर, सॉरी। उसके बाद है स्पेंड टाइम अब्रोड व्हेन आई वाज स्टूडेंट, आई फाउंड इट ईजियर टू गेट यूज्ड टू इन अनदर कंट्री। इसके अंदर ये रह गया भाई आपका क्वेश्चन, आंसर नोट करना मेरा, सॉरी फॉर दैट। इसको मैं दोबारा लूँगी आपको क्वेश्चन को। 7th वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता, आई वुड एक्सरसाइज मोर। अब जिसके देखो पहले, अगर पहले वाले टेंस के अंदर हैड यानी पास्ट टेंस आया हुआ तो सेकंड के अंदर भी आपका पास्ट टेंस ही आएगा, तो इसलिए इसके अंदर क्या आएगा आपका? वुड आएगा। अब देखो पहले वाले में एम गोइंग टू, ये भी प्रेजेंट में है, वॉन्ट टू बी, विल बी, ये सब प्रेजेंट में है, तो फिर इसके अंदर क्या आएगा? सॉरी, विल फ्यूचर में है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए? पास्ट चाहिए। पास्ट में तो क्या है? वुड है। उसके बाद दिस हाउस इज़, फिलिंग द ब्लैंक्स है फिर से, डैश और डैश, बिगर, डैश, मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, तो पहले दिस हाउस इज़ बिगर, बिगर यानी कंपेरेटिव डिग्री, और एक्सपेंसिव की डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाना पड़ता है उसके आगे, तो बट ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव। तो ये ऑप्शन है, इसमें से ये आएगा आपका आंसर। उसके बाद आई वुड नॉट से दैट टू हिम इफ़ यू डैश आई यू। देखो, आई वुड नॉट से दैट टू हिम, वह उसको ऐसा नहीं कहता। इफ़ आई वर यू, अगर मैं क्या होता? इफ़ आई वर यू,
यानी कि मैं ऐसा, अगर मैं होता तो मैं उसको ऐसा नहीं बोलता। तो यानी जो चीज़ ऐसी जो आप हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो कि आपकी नहीं हो सकती और आप वो चाहते हो कि काश मैं पक्षी होता, तो ऐसे वर्ड के लिए वर्क का यूज होता है। उसके बाद आता है टू स्कूल यस्टरडे। डिड यू वॉक टू स्कूल यस्टरडे। यस्टरडे आया हुआ है, पास्ट टेंस आएगा, और पास्ट टेंस में भी पास्ट टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो आपको दिया हुआ डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो यहाँ पर आएगा डिड यू वॉक। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, विशेज वर हॉर्सेज वुड राइड। इसके अंदर भी फिलिंग दी ब्लैंक्स दिया है। इफ हॉर्सेज विशेज वर, सॉरी इफ विशेज वर हॉर्सेज, सेकंड के अंदर आएगा बेगर्स वुड राइड। फिलिंग दी ब्लैंक्स का ये भी क्वेश्चन आपका। अभी देखो कोटिंग, पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग आर, ये क्या है, यानी कि ये सिनोनिम है। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और सिमिलर प्रोसेसेस हैं, लिंग्विस्टिक एरर हैं, तो ये सभी डिफरेंट प्रोसेसेस यानी अलग अलग हैं ये चीज़। ठीक है, इनका सबका जो प्रोसीजर है, सॉरी प्रोसेसेस है, वो सबका अलग प्रोसेस है, यानी क्या होता है इनके अंदर। मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है ये। कोटिंग, उदाहरण यानी कि डेफिनेशन क्या होता है। देखो जैसे एक कोट दिया हुआ है, ओरिजिनल टेक्स्ट, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ड। यानी एजुकेशन एक पावरफुल हथियार है जिसके साथ आप वर्ड को चेंज कर सकते हो। ये नेल्सन मंडेला ने बोला था। तो अब आप इसको अपने ऐसे ऐसे कह के बोलोगे, नेल्सन मंडेला ने बोला एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ड। आपने क्या चेंज किया, आपने सिर्फ आगे ये लगा दिया कि नेल्सन मंडेला ने ऐसा कहा था, ये वर्ड आपने जोड़े हैं इसमें। तो इस क्या है कि एक ऐसा उदाहरण यानी कि कोटिंग क्या होता है, जब किसी और के शब्दों को जो कहते हो अपने लेख में शामिल करते हैं। उदाहरण को हम ब्रैकेट या दो कोमों के बीच में हम इसको बंद करना आवश्यक होता है, और मूल स्रोत को श्रेय देना होता है। यानी कि जिसने, जैसे हमने बोला कि नेल्सन मंडेला ने ऐसे बोला, तो जो मूल पर्सन है उसको क्या देना होता है, श्रेय देना होता है, और उसके शब्दों को अपने शब्दों में क्या कर लेते हैं हम, अपने शब्दों में उसको जो कहते हो बोल देते हैं। तो उसको क्या बोला गया है, कोटिंग बोला गया है। पैराफ्रेजिंग किसको बोला गया है, पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व समवन एल्स आइडियाज़ और टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल मीनिंग। यानी कि आप अपने वर्ड्स के अंदर उसके आइडियाज़ को यूज़ कर लेते हैं बिना उसके ओरिजिनल मीनिंग को चेंज किए हुए। ठीक है, जैसे ओरिजिनल टेक्स्ट है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला पैराफ्रेजिंग, नेल्सन मंडेला के अनुसार, अब देखो आपने इसे हिंदी में ऐसे बोला, शिक्षा एक ऐसा सख्त साधन है जिसका उपयोग करके आप दुनिया को बदल सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने इंग्लिश में बोल रहा हुआ था, आपने इसको ट्रांसलेट करके और अपनी लैंग्वेज में इसको बोल दिया कि नेल्सन मंडेला के अनुसार ऐसा शिक्षा क्या है, एक ऐसा सख्त साधन है जिसका उपयोग करके आप दुनिया को बदल सकते हैं। पैराफ्रेजिंग का अर्थ एक बार हिंदी में समझ लेते हैं, किसी और के विचारों या पाठ को अपने शब्दों में फिर से लिखना, लेकिन मूल अर्थ को बदले बिना। उसका मूल अर्थ बदलना नहीं चाहिए, आप अपने अर्थों में उसको लिख रहे हैं तो यह शब्दश न होकर भावार्थ होता है, इसे ही भी मूल लेखक को श्रेय देना चाहिए, इसमें भी मूल लेखक को श्रेय देना चाहिए, इसे पैराफ्रेजिंग बोलेंगे। समराइजिंग यानी सारांश करना। समराइजिंग का मतलब तो आपको समझ में आता ही होगा कि जैसे एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, ये नेल्सन मंडेला ने बोला है। आप इसको समराइज करके बोल सकते हो। नेल्सन मंडेला का मानना था कि शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे सशक्त साधन है। आपने इसको शॉर्ट में समराइज करके लिख दिया, यानी समरी बना के लिख दिया। सारांश का एक बड़े पाठ के मुख्य विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है। इसमें मुख्य संदेश को कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है, इसे भी मूल लेखक को श्रेय देना आवश्यक होता है। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। रोहित हैज़ बीन स्टडिंग लॉ सिंस 2020। देखो इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, क्योंकि साथ में क्या दे रखी है, आपको डेट दे रखी है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर ये सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा, जबकि दूसरे जो इसके सेंटेंस दिए हुए हैं, देखो इसके अंदर इसमें इज लगाया हुआ है। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डेट दी हुई थी, साथ में फोर भी लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी इज लगाया हुआ है। फोर और सिंस तो किस में आते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। रोहित हैड बीन स्टडी, अब इसके अंदर भी देखो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको पास्ट में क्या नाम, सिंस 2020 और स्टडीड हैज बीन के साथ स्टडीड दिया हुआ है, ये वर्ब की फॉर्म नहीं आती इनके साथ। तो ये सारे क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं आपके।
द वर्ड बैरक, बैरक रिफर, देखो ये मीनिंग आप, ये जो वर्ड है इसकी ये पूछा गया कि क्या है ये बैरक, किसको रेफर करता है। सीरियस लिटरेचर विद सीरियस मीनिंग, मोनोटोनस एंड बोरिंग लिटरेचर, लग्जरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर को क्या कहते हैं, बैरक कहते हैं या बराक कहते हैं। ठीक है, इसका मैं समझा देती हूँ आपको क्या होता है बराक। बैरोक जो लिटरेचर है उसको बताया। बैरोक साहित्य 17वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण साहित्य आंदोलन है जिसने यूरोप के कई देशों में गहरा प्रभाव डाला। इस साहित्यिक शैली की विशेषताएं इसकी अलंकारिकता, विस्तार और गहराई में झलकती हैं। बैरोक साहित्य ने पाठकों को भावात्मक और बौद्धिक रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया है। इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी भाई, जिसमें मैं आपको कम अच्छे से समझा सकूँ कौन से वर्क हैं जो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है हमारा, बैरोक लिटरेचर क्या होता है, तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और बनाऊंगी। उसके बाद है व्हाट इज़ बैथोस। बैथोस क्या होता है, सडन कोलैप्स ऑफ हाई एक्सपेक्टेंसी, यानी कि कोई भी चीज़ जो सडन एकदम से उसका बहुत हाई चीज़ से नीचे की तरफ पतन हो जाता है। ठीक है, उसको हम बैथोस बोलते हैं। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं सारे ऑप्शन, लेकिन मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं बैथोस समझा देती हूँ आपको कैसे होता है। बैथोस एक साहित्यिक उपकरण है जिसका प्रयोग किसी गंभीर, उच्च या भावनात्मक स्थिति से अचानक साधारण, हास्यास्पद या तुच्छ स्थिति में गिरावट लाने के लिए किया जाता है। इसे अक्सर व्यंग्य और हास्य में उपयोग किया जाता है ताकि पाठक और दर्शक के मन में विरोधाभास पैदा किया जा सके। उदाहरण के लिए कविता में गहरे भावनात्मक और गंभीर स्वर से अचानक किसी तुच्छ और हास्यास्पद बात पर आ जाना। एग्जाम्पल, वह एक वीर योद्धा था, उसने अनगिनत युद्ध लड़े और अपने देश की रक्षा की, और फिर उसे अपनी जुराबे ढूंढने में आधा घंटा लगा। इसमें वीरता की ऊंचाई से अचानक साधारण और हास्यास्पद स्थिति में गिरावट दिखाई देती कि उसने इतने बड़े बड़े युद्ध तो लड़ लिए लेकिन उसको अपनी जुराबे ढूंढने में आधा घंटा लगा। तो ये क्या है, ये बैथोस है, यानी कि उस एकदम से ऊपर से उसको एकदम से नीचे इतनी गिरावट तक लाना कि उसको वो मजाकपूर्ण लगे। द रिपोर्टर सेड देयर आर चांसेस ऑफ हैवी ट्रैफिक कंजेक्शन नियर येलाहागा टुडे, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच के कई क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन दिए हुए थे भैया आपके। ठीक है, देखो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, मैं ऑप्शन से सिर्फ वही पढ़ूंगी जो आंसर है। तो बी आंसर था इसका, द रिपोर्टर अनाउंस दैट देयर वर चांसेस ऑफ हैवी ट्रैफिक कंजेक्शन नियर क्या है, येलाहागा द सेम डे। ठीक है, ये दिया हुआ था इसका ऑप्शन, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद द मूवी वॉज वेरी गुड एंड सेड टू जॉर्ज कन्वर्ट टू इंडायरेक्ट स्पीच। इसको फिर से इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। आंसर इसका, एंड टोल्ड जॉर्ज दैट द मूवी हैज़ बीन वेरी गुड, ये इसका आंसर है। और शायद बी ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसका सी ऑप्शन दिया हुआ है, और फिर से डी ऑप्शन दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है, जो कि आपको अगर आपको अटैम्प्ट नहीं करना तो आप उसको पर क्लिक कर सकते हैं। दे फीड द एनिमल 2 times a day, चेंज टू पैसिव। अब पैसिव वॉइस भी दी हुई हैं, 2 सेंटेंस आपके उसके आए थे इनडायरेक्ट के स्पीच के, तो अब 2 पैसिव वॉइस के भी आएंगे। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन ये दिया हुआ देखो, सेकंड, उसके बाद बी ऑप्शन, उसके बाद सी ऑप्शन भी ये दिया हुआ है, और आपका आंसर है डी ऑप्शन, द एनिमल्स आर फेड 2 times a day बाई देम। तो आपको अच्छे से करके जानी है पैसिव वॉइस और नरेशन। उसके बाद 19 है, ही इज़ हार्ड वर्किंग है, ही इज़ सिंसियर, कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो पहला सेंटेंस ये दिया हुआ है आपका। सेकंड है, ही इज़ बोथ हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। बोथ और एंड क्या होता है, जोड़ा होता है, जो कि सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है। तो इस सेंटेंस को इसने ऐसे जोड़ा है, ही इज़ हार्ड वर्किंग और ही इज़ सिंसियर। ये ऑप्शन दिया हुआ था सी, और ये डी ऑप्शन दिया हुआ था। उसके बाद है, माई सिस्टर इज गोइंग टू अमेरिका, सी विशेस टू बिकम ए डॉक्टर, कंबाइन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स, माई सिस्टर, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह से आपको कंबाइन करना, जोड़ना है। माई सिस्टर इज़ गोइंग टू अमेरिका बिकॉज सी विशेस टू बिकम ए डॉक्टर, तो आपने इसको जोड़ दिया बिकॉज लगा के। ठीक है, तो आपको क्या भी करके जाने हैं, क्लोजेस भी करके जाने हैं जो कि क्वेश्चन आए हुए हैं। ये इसका बी ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद सी दिया हुआ, उसके बाद डी, उसके बाद ई, और उसके बाद है गिलक्रिस्ट इज़ कंटेंट ही इज़ पुअर कंबाइन टू फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है,
उसके बाद फिर से इसको एक कंबाइन जोड़ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। पहला से आपका ऑप्शन ये दिया हुआ है। उसके बाद ये बी ऑप्शन दिया हुआ है, थ्रो गिलक्रिस्ट इज ए पुअर ही इज़ कंटेंट। तो किसने दो के साथ इस वर्ड को जोड़ दिया है, बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। उसके बाद सी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद फिर से डी और ई, द टीचर कैन हेल्प हिम इन पासिंग द एग्जामिनेशन, कन्वर्ट दिस डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये यहाँ पे समझने की बात है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। डिक्लेरेटिव सेंटेंस से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस को चेंज करना है। कैन द टीचर्स हेल्प हिम इन पासिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको आपने चेंज किया। देखो कैन क्या आ गया, आगे आ गया। अब देखो एक बार समझे, ये बी ऑप्शन है, ये सी है और ये डी है। अब देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जो जानकारी या तथ्य प्रस्तुत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी जानकारी को बताना या बयान करना होता है। ये वाक्य हमेशा एक पूर्ण विचार को व्यक्त करता है और अंत में पूर्ण विराम या फिर फुल स्टॉप इसके अंदर होता है। देखो अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, कैन द टीचर हेल्प हिम, क्या टीचर उसकी हेल्प कर सकता है, तो ये क्या एक जानकारी दी हुई है और मतलब टीचर कैन यानी टीचर उसकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बनाया है, इंटेरोगेटिव बनाया है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वो क्या आ जाए, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। उसके बाद फिर से आता है हमारा 23 क्वेश्चन, राइट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू गेट द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड एज द रिस्पॉन्स, सी टीचेज इंग्लिश टू द पुअर स्टूडेंट्स ऑफ द बनासवाड़ी। यानी कि ये सेंटेंस दिया हुआ था और ये कहा गया था कि ये सेंटेंस जो बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से किस का रिस्पॉन्स हो सकता है, यानी किस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स हो सकता है। इसका ये सीधी सी बात है कि सेंटेंस का क्वेश्चन क्या होगा। तो ये पहला ऑप्शन दिया हुआ था, ये सेकंड दिया हुआ था और ये सी, व्हाट डज सी टीच टू द पुअर स्टूडेंट ऑफ बनासवाड़ी। अभी ये पूछा गया है कि वो बनासवाड़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो क्या टीच करती है और इसका आंसर क्या, रिस्पॉन्स आंसर क्या है, वो इंग्लिश टीच करती है पुअर स्टूडेंट्स को बनासवाड़ी के। तो यही दिया हुआ था इसमें। और उसके बाद 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीजिए नेगेटिव क्वेश्चन यूज्ड फॉर कन्फर्मेशन ऑफ समथिंग दैट यू बिलीव टू बी ट्रू। यानी कि एक ऐसा नेगेटिव क्वेश्चन जो कि आप किसी से नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं लेकिन वो क्वेश्चन आप जो कन्फर्मेशन में चाहते हो, यानी कि उसका आंसर आप हाँ में चाहते हो, ठीक है, दैट यू बिलीव टू बी ट्रू, क्योंकि आप सोचते हो कि ये चीज़ सच है, ठीक है। देखो मैं समझाती हूँ इसको आपको। इसका पहला ऑप्शन है, लेकिन हमारा डिडंट यू सी द मैनेजर यस्टरडे, क्या तुमने कल मैनेजर को नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि आपको ये यकीन है कि उसने मैनेजर को कल देखा था, यानी कि ये बात आपको यकीन है कि उसने कल मैनेजर को देखा था, इसीलिए आप उसको नेगेटिव वे में पूछ रहे हो कि क्या तुमने नहीं देखा, ठीक है। लेकिन आप आंसर क्या चाहते हो, उसे पॉजिटिव आंसर चाहते हो कि वो ये कहे कि हाँ मैंने देखा था। देखो मैं और समझाती हूँ। इसका सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है। और नेगेटिव कन्फर्मेशन क्वेश्चन एक प्रकार का प्रश्न होता है जिसे किसी भी बात की पुष्टि करने या अस्वीकार करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन यह नकारात्मक रूप में होता है। इसमें एक नकारात्मक रूप में वाक्य का उपयोग किया जाता है और यह अक्सर एक सकारात्मक उत्तर की अपेक्षा करता है। उदाहरण, आप नहीं जाएंगे, क्या आप उम्मीद करते हैं कि व्यक्ति आप नहीं आएंगे, आप ये पूछते हैं क्या आप नहीं आएंगे, तो आप लेकिन आंसर की क्या उम्मीद है कि आप आएंगे, आपने ऐसा नहीं किया है ना, आप उम्मीद करते हैं कि व्यक्ति ने ऐसा किया है। इस तरह के प्रश्न अक्सर उस जानकारी को पुनः पुष्टि करने के लिए पूछे जाते हैं जिसे पहले से ही ज्ञात या माना गया होता है। उसके बाद 25 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंटेन्स ए क्लॉज इन इट, किसके अंदर क्लॉज दिया हुआ है। आई सर्टेनली बिलीव दैट सी विल स्कोर 100 ऑन 100 इन मैथमेटिक्स, ठीक है, उसे पक्का विश्वास है कि वो कितने मार्क्स लेगी, 100 में से 100 लेगी मैथमेटिक्स में। तो ये इसका आंसर है और इसके अंदर क्लोज दिया हुआ है क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ के दिया हुआ है। देखो दूसरे के अंदर आई सर्टेनली बिलीव इन हर सक्सेसफुल देखो पूरे 20 सेक्शन में भी एक ही सेंटेंस दिया हुआ कंप्लीट, कोई क्लोज नहीं है इसके अंदर। आई सर्टेनली बिलीव ऑन हर एक्सीलेंट मैथमेटिक्स, तो ये भी एक सिंगल सेंटेंस दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस। आई सर्टेनली बिलीव, और ये भी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है।
उसके बाद है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज बेस्ट रिप्रेजेंट ए क्लॉज इन दैम। द हेड मास्टर अनाउंस्ड दैट द बेस्ट ऐसे वुड बी सेंट फॉर पब्लिकेशन, यानी बेस्ट ऐसे है जो हेड मास्टर ने अनाउंस किया कि जो बेस्ट ऐसे है उसको पब्लिकेशन के लिए भेज दिया गया है। तो ये है क्या, एक क्लोज। लेकिन बाकी जगह देखो दूसरे सारे सेंटेंस जो भी दिए गए हैं वो सिंपल दिए गए हैं। सी भी देख सकते हैं आप और डी भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 27 क्वेश्चन, यूज़ द करेक्ट मॉडल दैट एक्सप्रेसेस सर्टेनली। अब इसके अंदर सर्टेनली के लिए आप कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये सर्टेनली के लिए आपका मॉडल्स हो गया। ऑप्शन में कैन दिया हुआ था, शुड दिया हुआ था, माइट दिया हुआ था, मे दिया हुआ था। उसके बाद है 28, चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी ऑड वन आउट आपको ढूंढने हैं विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करके। अब देखो ये पहला सेंटेंस दिया हुआ है, रेखा डिसएग्रीड विद माला, ठीक है, किसी के साथ डिसएग्री होते हैं विद का यूज होता है प्रीपोजिशन का। रेखा आर्ग्यूड विद माला, आर्ग्यू करते हैं तब भी ठीक है। रेखा नोज दैट दे विल डील, किसी के साथ हम डील करते हैं तब भी विद का यूज ठीक है सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में। रेखा टर्न्स आर कंपोज्ड, ऑफ आएगा भी कंपोज्ड के साथ, विद नहीं आएगा यहाँ पर, ये जो विद दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद देखो क्वेश्चन आएगा, रेखा टर्न्स आर कंपोज्ड ऑफ कृतिज एंड वर्नाम्स, ठीक है। तो वर्नाम्स एंड कीर्ति, तो ये जो इसके अंदर क्या आएगा, कंपोज्ड के साथ विद नहीं आएगा, ऑफ आएगा। उसके बाद 29 क्वेश्चन है, सेज ब्रिंकिंग द चाइल्ड ऑन हर ओन, यूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब दे रखी हैं वो भी आपको याद करके जानी है। पहला है डाउन, अबाउट, एट और अप। देखो अब ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है, ब्रिंगिंग के साथ फ्रेजल वर्ब क्या आती है, अप आती है, अप आएगा यहाँ पे, क्योंकि ब्रिंगिंग का मतलब क्या, अप का मतलब होता है पालना, पालन पोषण करना। सी ब्रिंकिंग अप द चाइल्ड ऑन हर ओन, यानी कि वो अपने आप से अपने बच्चे को पाल रही है। तो यहाँ करेक्ट फ्रेजल वर्ब क्या आएगी, अप। उसके बाद है आपका 30 क्वेश्चन, डू समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। अब यह इडियम्स भी आपको करने, इडियम्स मैंने टिक के साथ करवाए हुए हैं 2-3 लेक्चर में, तो आप देख सकते हैं वो। ब्रेक न्यू ग्राउंड, ब्रेक न्यू ग्राउंड का मीनिंग क्या होता है, डू समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन। अप इन आर्म्स हिट द से, कट कॉर्नर्स, ये भी दिए हुए थे, हम देख लेते हैं सभी के मीनिंग। अप इन आर्म्स का मतलब होता है नाराज होना या बगावत करना। ब्रेक न्यू ग्राउंड्स, नई शुरुआत करना या नए क्षेत्र में प्रवेश करना। हिट द सेक, सोने जाना या बिस्तर पर जाना। कट कॉर्नर्स, आसान रास्ता अपनाना या कम प्रयास में काम निपटाना, ठीक है। ईटिंग एक्सेसिवली इज़ एक्सप्रेस्ड इन बाय द इडियम्स, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना, इसको एक्सप्रेस करेंगे इडियम्स में। ईट लाइक ए हॉर्स, ठीक है, कैमल नहीं होता, लाइन नहीं होता, टाइगर नहीं होता, क्या होता है, हॉर्स की तरह खाना, बहुत ज़्यादा खाना। 32 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज़ क्रॉस ड्रेसिंग एज ए डिवाइस, ठीक है, यानी कि किस प्ले के अंदर क्रॉस जो ड्रेसिंग है उस डिवाइस को यूज़ नहीं किया है शेक्सपियर के कौन से वर्क में, या जो दिए हुए हैं। एज यू लाइक इट में किया गया है, जूलियस सीजर में नहीं किया गया, टू जेंटल ऑफ वेरोना में किया गया, सिबलिन में किया गया है, ठीक है। देखो मैं बता देती हूँ, साहित्य में क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब है पात्र ऐसी पोशाक पहनते हैं जो पारंपरिक रूप से उनके विपरीत लिंग से जुड़ी होती है, यानी कि लड़की है तो लड़की की ड्रेस पहनेगी और लड़का है तो लड़की की ड्रेस पहनेगा, इसे क्रॉस ड्रेसिंग कहते हैं। इसके विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, लिंग भूमिकाओं की पड़ताल या लिंग पहचान, समाज में पुरुषता और स्त्रीत्व से संबंधित मानदंडों की पड़ताल करने का मौका देता है। कहानी की प्रगति, इसे हास्य की स्थितियां उत्पन्न करने, पात्रों को छिपाने या कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सामाजिक मानदंडों पर टिप्पणी, यह समाज और संस्कृति के लिंग संबंधी कठोर मानदंडों पर टिप्पणी कर सकता है। क्लासिक उदाहरणों में शेक्सपियर के नाटकों में ऐसे पात्र हैं जैसे 12th नाइट में वोयला जो पुरुष के रूप में कपड़े पहनती है। क्रॉस ड्रेसिंग के एग्जाम्पल और देखते हैं। एज यू लाइक में क्या है, रोजलिंड पुरुषों की तरह ड्रेस पहनकर गैनीमेड का रूप धारण करती है। यह परिवर्तन उसे अपने प्रेमी ओरलैंडो के साथ बेहतर संवाद करने और अपनी पहचान को छिपाने की सुविधा देता है। टू जेंटल ऑफ वेरोना, इस नाटक में जूलिया पुरुषों के कपड़े पहनकर सिल्विया के दरबार में जाती है ताकि वह अपने प्रेमी प्रोटियस के पास जा सके और उसकी सहायता कर सके, ठीक है। उसके बाद सिम्बलिन, इस नाटक में जो इमोजिन है पुरुषों की पोशाक पहनकर फ्रीडस का रूप धारण करती है
ताकि वह अपने पति पोस्टहोमस के पास जा सके और उसकी सहायता कर सके। ये सभी उदाहरण क्रॉस ड्रेसिंग के माध्यम से पात्रों के सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्षों की खोज करते हैं। अब द ग्रेव जो डिगर सीन है इन हैमलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमिक रिलीफ का एग्जाम्पल है भाई ये, ठीक है। हमार्शिया, इंटरनल कन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये मैं आपको सब सारी टर्म है जो वो एक बार एक अलग लेक्चर लेके आपको समझाऊंगी क्या होता है। कॉमिक रिलीफ के बारे में फिलहाल समझ लेते हैं। कॉमिक रिलीफ रेफर टू लिटरेरी डिवाइस यूज टू एलिवेट टेंशन और प्रोवाइड ए ब्रेक फ्रॉम सीरियस और इंटेंस मोमेंट्स इन ए नरेटिव। इट ऑफन कम्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमर्स, कैरेक्टर, सीन्स और डायलॉग। भाई जब को बहुत ही सीरियस और टेंशन वाला जो सीन चल रहा होता है उसको कम करने के लिए एक क्या दे देता है, बीच में किसी करैक्टर, सीन या डायलॉग को एक मजाकपूर्ण डायलॉग दे देता है, ताकि जो करैक्टर है यानी सॉरी जो रीडर है जो रो रहे होते हैं या जो परेशान हो रहे होते हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। Which famous play does the court or in rain come from? When shall we three meet again in thunder lightning? भाई ये सारी ये चुड़ैल वाली बात कह रहे थे ना, चुड़ैल कहती हैं किसके अंदर, कहती है मैकबेथ के अंदर कहती है। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के। उसके बाद है फ्रेज डार्क सैटनिक मिल्स। देखो कितना गहरा क्वेश्चन दिया हुआ है। डार्क सैटनिक मिल्स आपने पढ़ा नहीं होगा, ब्लैक के वर्क के अंदर किसी ने पढ़ा होगा, बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये डार्क सैटनिक मिल्स के बारे में पूछा हुआ है। हैज़ बिकम द मोस्ट फेमस डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्स एट द सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि एक फेमस डिस्क्रिप्शन है ऑफ द फोर्स एट द सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। तो द फ्रेज वॉज यूज्ड बाय, ये फ्रेज किसके द्वारा यूज़ किया गया? विलियम ब्लैक के द्वारा। ऑप्शन दिए हुए थे ये सारे, ठीक है। तो अब मैं समझाती हूँ आपको कि ये क्या है, ये जो टर्म दी हुई है। डार्क सैटनिक मिल्स शब्दांश का प्रयोग ब्रिटिश कवि विलियम ब्लेक ने अपनी कविता एंड डिड दोज फिट इन एंशिएंट टाइम, शायद आपने ये पोइम नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। हम मेन पोइम पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन डीप पूछे जाते हैं माइनर पोइट से, और जो उनकी कविता ऐसी हैं कि जो हमने डिस्कस नहीं करी है। हम ब्लैक की कुछ ही पोइम को डिस्कस करके करते हैं, ठीक है, बार बार, लेकिन क्वेश्चन डीप पूछे जा रहे हैं आपसे। तो इसके अंदर इसने इस टर्म का यूज़ किया डार्क सैटनिक मिल्स। इस वाक्यांश का उपयोग समाज के औद्योगिकरण और उसकी कष्टकारी परिस्थितियों की आलोचना के रूप में किया गया है। उदाहरण और व्याख्या। डार्क सैटनिक मिल्स से तात्पर्य उन फैक्ट्रियों और उद्योगों से है जिन्होंने औद्योगिक क्रांति के दौरान अत्यधिक मजदूरी और बेरहमी से काम करने की परिस्थितियां उत्पन्न की। ब्लैक का इशारा उन कारखानों की ओर था जो लंदन और इंग्लैंड के अन्य भागों में फैल गए थे, जहां श्रमिकों को कठोर और अमानवीय स्थितियों में काम करना पड़ता था। उदाहरण के लिए 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां स्थापित की गई। इन फैक्ट्रियों में श्रमिकों की शोषणकारी स्थितियाँ थी, वे लंबे घंटे तक कार्य, कम वेतन, सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों की कमी। इन समस्याओं का वर्णन करते हुए ब्लैक ने डार्क सैटनिक मिल्स शब्दांश का प्रयोग करके इन औद्योगिक प्रक्रियाओं की आलोचना की। इस प्रकार डार्क सैटनिक मिल्स समाज की उन नकारात्मक और निराशाजनक स्थितियों का प्रतीक है जो औद्योगिक क्रांति के दौरान उत्पन्न हुई थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान मजदूरों के साथ शोषण के लिए उन्होंने ये वर्ड यूज किया है। व्हाट काइंड ऑफ द पोएम इज विटमन्स व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड। भाई ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ये एक एलिजी क्या है, ये पोइम एलिजी है। अब ये क्या है, पैंजरे, डायर्स, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार इनको समझ लेते हैं हम क्या है ये। सॉरी भाई, पैंजरी क्या होता है? पैंजरी का यह एक प्रकार का साहित्यिक लेख या कविता है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की अत्यधिक प्रशंसा करना। यह प्राय सम्मान और सराहना की भावना को व्यक्त करता है। उदाहरण रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता और साहित्य की गहराई को उनकी किताबों और उनके कार्यों में देखा जा सकता है। उनकी लेखनी ने भारतीय साहित्य को अमूल्य योगदान दिया। यानी कि भाई क्या है ये पैंजरी, क्या है? साहित्यिक लेख या कविता है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की अत्यधिक प्रशंसा करना है। ऐसी कविता जो किसी व्यक्ति की, वस्तु की या घटना की अत्यधिक प्रशंसा करती हो। उसके बाद है डर्श। यह एक प्रकार का शोक गीत है या कविता है जो किसी की मृत्यु या शोक या दुख व्यक्त करती है या आमतौर पर एक गंभीर और सुस्त स्वर में होती है। उदाहरण असगर वजाहत की कविता जख्म मृतकों की याद में एक शोक गीत के रूप में व्यक्त की गई है। इसमें मृतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं और शोक का भाव दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्ले बाय गिरीश कर्नाड।
एक मिनट भाई, डज मैंने आपको समझा दिया, पेंजिक मैंने आपको समझा दिया, और सोनेट और ये एलिजी आपको पता है ये क्या होता है। एलिजी क्या होता है? एक शोक पोइम होती है, इसके ऊपर होती है जो कि कोई मर गया है उसके ऊपर एक शोक पोइम लिखते हैं, उसको एलिजी बोलते हैं। सोनेट 14 लाइनों की एक पोइम होती है। उसके बाद आता है आपका 37 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्ले बाय गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड के द्वारा कौन सा देखो ये लिखे गए हैं, ययाति, तुगलक, तेलंगाना, सॉरी क्या भाई ये वर्ड, टेलेडेंडा, सॉरी फॉर दैट, प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ इस वर्ड को। अच्छा ये सारे जो थे इमाम इंद्रजीत, ठीक है, ये सारे वर्क इनके हैं भाई, ये वर्क इनका नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नावल इज नॉट ए पार्टीशन नावल। पार्टीशन नावल कौन सा नहीं है? दैट लॉन्ग साइलेंस, शशि देशपांडे का नावल है ये नहीं है। आज़ादी, तमाश और कलियर लाइट ऑफ द डे, ये सारे पाकिस्तान और इंडिया की जो क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, वो पार्टीशन नावल है। और ये इमाम इंद्रजीत वाला था, एक बार इसके बारे में बता देती हूँ कि क्या था, ये किसका वर्क है। ये था ना, ये वाला क्वेश्चन था, इमाम इंद्रजीत, ये किसका नोवेल है? तो जब ये नहीं है तो ये किसका है, तो देखते हैं एक बार। इमाम इंद्रजीत लेखिका और कविता कृष्णा सोपती द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध हिंदी कहानी है। यह कहानी एक वृद्ध महिला के जीवन की जटिलता और उनके विचारों का चित्रण करती है। कृष्णा सोपती की यह कृति भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके जीवन की वास्तविकताओं को दर्शाती है। तो भाई ये जो वर्क है इंद्रजीत, ये किसका है? कृष्णा सोपती का वर्क है। उसके बाद है 39 क्वेश्चन, द गोल्डन गेट बाय विक्रम सेठ इज ए नॉवल। ये वर्स नॉवल है भाई। अब देखो ये एक बार ये समझना जरूरी है आपके लिए, ऑफ सेंसिबिलिटी नॉवल क्या होता है, करेक्टर नॉवल क्या होते हैं, फॉर द डाउन ट्रोडन नॉवल क्या होते हैं, इनवर्स नॉवल क्या होते हैं। एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं। ऑफ सेंसिबिलिटी संवेदनशीलता की उपन्यास। सेंसिबिलिटी नावल फोकस ऑन इमोशनल एक्सपीरियंसेस एंड द इनर लाइफ ऑफ करेक्टर, यानी इमोशनल एक्सपीरियंसेस और जो इनर लाइफ है करेक्टर की उसके बारे में बताते हैं। दे इम्फेजेस फीलिंग सेंसिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स टू इवेंट्स ऑफन पोर्ट्रेइंग हाइटेंड एंड डेलिकेट इमोशनल, यानी कि इमोशनल स्टेट को दिखाने वाले जो नाटक जो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उपन्यास होते हैं, उनको ऑफ सेंसिबिलिटी नॉवल बोला जाता है। जैसे क्लैरिसा बाय सैमुअल रिचर्डसन, इस उपन्यास में संवेदनशीलता की गहराई से तस्वीर प्रस्तुत की गई है, जिसमें नायिका की भावनात्मक यात्रा और आंतरिक संघर्ष को प्रमुखता से दर्शाया गया है। ऑफ करेक्टर कैसे होते हैं नॉवल? ऑफ करेक्टर नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड द डेवलपमेंट एंड पोर्ट्रेट ऑफ द करेक्टर, यानी कि जो करेक्टर की डेवलपमेंट होता है और उसका करेक्टर चित्रण होता है उसके आसपास घूमते हैं। दीज नॉवल एम्फेसिस करेक्टर ट्रेट्स, उनके यानी कि करेक्टर के क्या गुण हैं, पर्सनल ग्रोथ क्या है, हाउ करेक्टर इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, यानी करेक्टर कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अदर करेक्टर और दूसरे करेक्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सब कुछ बताया गया है। ओल्ड डिकेंस के उपन्यास, यानी कि चार्ल्स डिकेंस के जो नॉवल हैं वो इस तरह के नॉवल हैं, ऑफ करेक्टर नॉवल्स हैं। डेविड कॉपरफील्ड, इस उपन्यास में चरित्र की जटिलता और विकास को प्रमुखता से दिखाया गया है, जहाँ मुख्य पात्र का व्यक्तिगत विकास और अन्य पात्रों के साथ संबंधों को गहराई से चित्रित किया गया है। फॉर द डाउन ट्रोडन नॉवल्स फॉर द डाउन ट्रोडन हाईलाइट द स्ट्रगल एंड द लिव्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड और ओप्रेस्ड ग्रुप, यानी कि जो सताया हुआ ग्रुप है, यानी कि जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं, उनको जब सताया जाता है, ओप्रेस्ड किया जाता है, उस ग्रुप के लिए जो वर्क लिखे जाते हैं। दे फोकस ऑन सोशल इंजस्टिस, यानी जो सामाजिक अन्याय होता है, इकोनॉमिक हार्डशिप, यानी कि जो मुश्किलें होती हैं, जो इकोनॉमिक हार्डशिप होती हैं, यानी कि जो पैसों की मुश्किलें होती हैं, एंड रेजिलेंस ऑफ इंडिविजुअल इन चैलेंजिंग, यानी कि जो चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस होती हैं, जो छोटे लोग और जो गरीब लोग होते हैं उनकी। एग्जाम्पल ले लेते हैं स्लेव नरेटर फ्रेडरिक डगलस की आत्मकथा, जो दास्ता के अनुभव और सामाजिक न्याय की मांग को प्रमुखता से प्रस्तुत करती है। अवर्गीकृत लोगों के संघर्ष और अधिकारों की कहानी है स्लेव नरेटर, द नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डगलस, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब इनवर्स, जो कि आपके पूछा गया है कि इनवर्स क्या होते हैं, ये वर्स नॉवल आर रिटन इन वर्स और पोइटिक फॉर्म, यानी कि ऐसे वर्क जो पोइटिक फॉर्म में लिखे जाते हैं,
रादर देन प्रोज, प्रोज में नहीं लिखे जाते वो यानी कि जो उपन्यास, कविता तो वर्ष में लिखी जाती है, लेकिन जो प्रोज लिखे जाते हैं कि सॉरी जो प्रोज, जो उपन्यास, जो एस्से, जो नॉवल लिखे जाते हैं कविता के रूप में, दे कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री एंड नरेटिव ऑफन यूजिंग मीटर रिम टू टेल ए स्टोरी। ठीक है, यानी कि इनके अंदर मीटर रिम यूज किया जाता है स्टोरी को बताने के लिए। डिवाइन कॉमेडी बाय दाते, यानी कि दाते के द्वारा जो डिवाइन कॉमेडी है, काव्यात्मक उपन्यास का एक महाकाव्य के रूप में लिखा गया है, जिसमें दाते की यात्रा और उनके दर्शनों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इन उपन्यासों के माध्यम से साहित्यिक विद्याओं की विविधता और लेखकों की रचनात्मकता का अनुभव किया जा सकता है। अब 40 क्वेश्चन, हम 40 क्वेश्चन ही करेंगे भाई, लेक्चर बहुत ही लंबा हो जा रहा है, तो मैं सेकंड लेक्चर में आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करवाऊंगी, पर मैं सिर्फ इसमें आपको इंग्लिश ही करवाऊंगी। बाकी क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ मैं सोल्व करवाऊँगी आपको इंग्लिश, बाकी के आंसर बताऊँगी और आपको पेपर बताऊँगी मैं। इन कॉलेज पोएम द रिम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर द थ्री गैलेंट्स, गैलेंट्स में जो होते हैं साहसी लोग, आर गोइंग टू, यानी कि कोल्ड्रिज की जो पोइम है द रिम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के अंदर जो थ्री गैलेंट्स हैं जिनको वो अपनी स्टोरी सुना रहा था, वो कहाँ जा रहे हैं, वो मैरिज फेस्ट के अंदर जा रहे हैं। ये ऑप्शन दिए हुए थे उसके। ठीक है, तो भाई हम 40 क्वेश्चन तक ही आज करेंगे, बाकी कल मैं लेके आऊँगी एक नेक्स्ट लेक्चर। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। और पेपर को टाइप करने में और तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, आप मोटिवेट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।